अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और अभी तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन को कवर किया। क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक, आइए एक बार उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर्स को देखा था और स्ट्रक्चर्स के बाद हमने अंडरस्टैंड किया था कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम बाद में इसका एक माइंड मैप, एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स इसके पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस फॉलोड बाय गैमेटोजेनेसिस। और उसके बाद हमने पढ़ा गैमीट का ट्रांसफर, क्योंकि यहां पर फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल होता ही है जनरली, बट यहां मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है, तो वो कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू पॉलिनेशन बाय विंड और वाटर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाएगा, अगर कंपैटिबल है तो जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, यानी पोलन ट्यूब निकलेगी। वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई, और याद है आपको वो चोर दरवाजा फाइनली माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर घुसी, अंदर घुस के वो फटी और फट के उसके सारे कंटेंट्स जो हैं वो रिलीज हो गए एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वहां पर हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। सो सेकेंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में दो फर्टिलाइजेशंस हो रहे हैं यहां पर। नंबर 1 इज सिनगैमी, सबसे पहले यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट का, मेल और फीमेल गैमीट, जो मेन राजकुमार और राजकुमारी की शादी है। और साथ में हुआ था ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट ने डिप्लॉइड या 2 फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइजेशन किया था। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो नवास्चिन ने लिलियम एंड फ्रेटिलेरिया में बताया था। आई एम श्योर आपको अब सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ याद हो रहा होगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन में 3 गैमीट्स इन्वॉल्व हुए, 2 मेल एंड 1 फीमेल, और 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए, 2 मेल गैमीट्स के, 1 फीमेल गैमीट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब स्टोरी ये बनती है कि इनकी शादी हो गई है, अब आगे इनकी मैरिड लाइफ, बच्चे होना, इनकी खुद की जनरेशन प्रोड्यूस होना। फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 इवेंट्स हो गए हैं, अब होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसको समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का यूनिक कैरेक्टर है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? सबसे पहले सिनगैमी होती है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट का। अगर जाइगोट बन रहा है तभी ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि अगर जाइगोट बन रहा है तो ही एंडोस्पर्म की जरूरत है उसे फीड करने के लिए। बट मान लीजिए किसी कारण से अगर सिनगैमी फेल हो जाती है, मेल फीमेल गैमीट फर्टिलाइज नहीं करता है, तो ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं होता, क्योंकि नेचुरली फिर एंडोस्पर्म बनने की जरूरत ही नहीं। भाई जिसको खाना खिलाना है जब वही नहीं है तो फिर खाना बनाने का क्या फायदा है? तो सबसे पहले सिनगैमी होती है, फिर ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों हो गए। अब इसके बाद में क्या होगा? अब एक तो एम्ब्रियो डेवलप होगा इस जाइगोट से, और एक यहां पर एंडोस्पर्म डेवलप होगी। अब क्वेश्चन ही उठता है, ये क्वेश्चन आता है कि पहले क्या डेवलप होता है? बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा पहले आए, न्यूबॉर्न का ह्यूमन में बर्थ होता है, उसके पहले ही नेचर ने क्या किया है? ब्रेस्ट मिल्क, लैक्टेशन ऑलरेडी रेडी रखा है, ताकि जब न्यूबॉर्न बाहर आए तो उसको मिल्क, उसको न्यूट्रिशन, उसको फूड तैयार मिले। ऐसे ही पहले क्या बनेगा बताइए? एंडोस्पर्म। जाइगोट का डेवलपमेंट हमेशा जब थोड़ी एंडोस्पर्म बन जाती है उसके बाद शुरू होता है, और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इसीलिए होता है ताकि उस डेवलपिंग जाइगोट, डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना तैयार मिले, राइट? सो सबसे पहला इवेंट क्या होगा? अब हम यहां पर लिख लेते हैं इसको। वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सीरियल ऑर्डर पूछा जाता है,
और ये भी ध्यान रखिएगा, पहले सिनगैमी फिर ट्रिपल फ्यूजन, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो मैं यहां लिख देती हूं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू बनने लगेगा, खाना बनने लगेगा, तब जाके जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होते हैं और उससे बनेगा एम्ब्रियो, जो एक यंग प्लांट है, यही अगली पीढ़ी का प्लांट है। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दिस विल फॉलो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और बाद में ये जो पूरा ओव्यूल है हम समझेंगे, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बीज कहते हैं। तो उस बीज के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म भी होगा और छोटा सा प्लांट यानी एम्ब्रियो भी होगा। सो थर्ड, इसके बाद होगा मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर, ये दोनों तो एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहे हैं। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। तो पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। और इस सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए, इस सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करने के लिए एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, दे हैव फ्रूट्स। जिम्नोस्पर्म्स तक सीड्स तो बनती हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं बनते हैं। इट इज अ यूनिक कैरेक्टर। सो फाइनली जो पूरी की पूरी ओवरी है, ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर, वो क्या हो जाएगा, फ्रूट में। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग कोई भी फल खाते हैं तो जो उसका सीड है, बीज है, वो फल के अंदर ही तो होता है। तो फल और फल के अंदर बीज, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। और उसके अंदर अगर आप बीज को जर्मिनेट कर दो, किसी भी बीज को सो कर दो मिट्टी में, तो क्या होगा, उससे यंग प्लांट बनेगा। क्यों, क्योंकि सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के साथ क्या होगा, एंडोस्पर्म, जो उसको खाना दे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली ओवरी मैच्योर होगी इनटू फ्रूट। सो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो अब हम समझने वाले हैं, राइट। आइए पहले डायग्रामेटिकली एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या स्टोरी है, ये है ओवरी, ये है ओवरी, और इधर स्टाइल होगा, हम बना नहीं रहे हैं। नाउ अब मैं बना रही हूं, ये फ्यूनिकुलस है, राइट, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ये हाइलम है, ये हिस्सा जहां पे फ्यूनिकल बॉडी ऑफ द ओव्यूल से जॉइंट होता है, ये वन इंटेग्यूमेंट, ये एक और इंटेग्यूमेंट, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म बना रहे हैं जो बाइटेग्मिक होते हैं। इनके अंदर बना है एम्ब्रियो सैक। तो सपोज दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ऑफ कोर्स न्यूसिलस भी होगा, राइट। सो ये जो पूरा टिश्यू है, दिस इज द न्यूसिलस, ये न्यूसिलस है, सारे सेल्स वेल्स उसके। एम्ब्रियो सैक में ये 3 एंटीपोडल सेल्स थे जो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये 2 सिनर्जिड्स हैं, एक सिनर्जिड तो ऑलरेडी डीजेनरेट हो चुका है, तभी फर्टिलाइजेशन हुआ है, और एक बचा है। और यहाँ पर एग नहीं है, अब ये एग है, बट फर्टिलाइजेशन हुआ इसका मेल गैमीट से, तो ये जाइगोट बन गया है, राइट। और यहां पर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सेंट्रल सेल है पूरा, हम जानते हैं अब, और इसका भी फ्यूजन हो गया एक मेल गैमीट से, तो ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है। बाद में ये पूरा सेंट्रल सेल कंटेनिंग PEN विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिससे एंडोस्पर्म बनेगी। अब क्या चेंजेस होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जो सिनर्जिड है, ये सेकेंड सिनर्जिड, इसके साथ क्या होगा, दिस विल डीजेनरेट। तो मैं यहां लिख देती हूं डीजेनरेटिंग सेकेंड सिनर्जिड। फर्स्ट सिनर्जिड तो डीजेनरेट हो चुका है, क्योंकि हम ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी यू आर सीइंग, एंटीपोडल्स भी डीजेनरेट होने लगेंगे। हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल्स और सेकेंड सिनर्जिड डीजेनरेट्स, एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स। ये जो बना है दिस इज PEN, ये फिर पूरा कन्वर्ट होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में,
और इससे बनेगी एंडोस्पर्म। क्लियर? ये एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉइड होती है, हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में ये हैप्लॉइड होती है। एनीवेज, यहां पर एग सेल है ये, और एग सेल सिनगैमी होगी, हो चुकी है एक्चुअली। तो एग सेल किस में कन्वर्ट हो गया है? जाइगोट में, और जाइगोट में ग्रोथ होकर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा होगा? 2n डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये जो पूरी ओव्यूल है, पूरा का पूरा, पहले इसकी बात करते हैं पूरा। चलो, ये ओव्यूल क्या बनेगा? ये सीड में कन्वर्ट होगा। सो ओव्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, बीज में। तो ओव्यूल, बीज के अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है, जो कि आगे जाके फ्यूचर में प्लांट बनने वाला है। नाउ ये जो दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये सीड की दीवार बनाती हैं, सीड वॉल बनाती हैं, जो बीज को प्रोटेक्ट करती हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक है आउटर इंटेग्यूमेंट और एक है इनर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली और बाहर वाली इंटेग्यूमेंट्स। एक पिक्चर भी है, अंदर वाली, घर वाली बाहर वाली, बहुत पुरानी, डेविड धवन की, अनिल कपूर। एनीवेज, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी? आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट, जिसे हम कहते हैं टेस्टा, दिस इज कॉल्ड टेस्टा। और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी? इनर सीड कोट। तो सीड के दो कोटिंग्स हो गए, इसे कहते हैं टेगमेन। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सीड पूरा का पूरा, और सीड की आउटर सीड कोट टेस्टा एंड इनर सीड कोट टेगमेन। नाउ ये जो हाइलम है, ये क्या होता है? आपने बीज में, सीड में देखा होगा, एक छोटा सा छेद होता है, वो तो एक्चुअली माइक्रोपाइल होता है, और एक स्कार, ऐसा एक हल्का सा कट जैसा रहता है, वो हाइलम होता है। सो ये जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल ही रहता है, एक छोटा सा होल रहता है। इसी के थ्रू, हम जब सीड के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी के थ्रू ऑक्सीजन, एयर, वो सब कुछ अंदर जाता है, वाटर, क्योंकि अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं, तो ये रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं वाटर, ये इसी के थ्रू एंट्री करता है, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड माइक्रोपाइल ओनली। नाउ ये है हाइलम। हाइलम ही रहता है, हाइलम विल बिकम हाइलम ऑफ सीड, वो हल्का सा स्कार। ये है फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस जो है वो बनाता है स्टॉक ऑफ सीड। स्टॉक ऑफ सीड, मैं यहां पर भी ऐसे ही लिख देती हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये बनाएगा हाइलम ऑफ सीड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोपाइल ऑफ सीड में, माइक्रोपाइल ऑफ सीड में, राइट। सो माइक्रोपाइल ऑफ सीड, हाइलम ऑफ सीड, स्टॉक ऑफ सीड। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो नॉर्मली किसी बीज में, सीड में ऐसी डंडी देखी नहीं है। ये जनरली डीजेनरेट कर जाता है, इट मे परसिस्ट इन सम, जो हमारे लेवल पे हमें जानना जरूरी नहीं है, बट जनरली इट डीजेनरेट्स, फ्यूनिक्यूलस विल डीजेनरेट। ऑलराइट, अब क्या स्ट्रक्चर बचा बताइए? ओवरी पे आते हैं, एक बच गया है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ओवरी क्या होगा? ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल तो बीज बन गया है, और बीज, सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। तो ये पूरी ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में। ये है फ्रूट जो आप खा रहे हो, ये है उसके अंदर की बीज, और बीज को अगर आप सो कर दोगे तो यंग प्लांट मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को खाना देने के लिए एंडोस्पर्म। और इस सीड को पहला प्रोटेक्शन तो सीड कोटिंग से मिल रहा है, और बड़ा प्रोटेक्शन पूरा फ्रूट देगा। साथ में फ्रूट सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करता है, मतलब हमने फ्रूट खाया, वो सीड कहीं गिरा और वो जर्मिनेट करिए अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं। सो ओवरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्रूट क्या होता है? राइपन्ड या मैच्योर्ड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट बिकम्स द फ्रूट। और जो ये तो ओवरी है पूरी, और जो ओवरी की दीवार है, ओवरी की वॉल, वो क्या है? फ्रूट की वॉल। जब ओवरी फ्रूट बन रही है तो ओवरी की वॉल क्या बनेगी? फ्रूट की वॉल। और फ्रूट वॉल को कहते हैं पेरिकार्प। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये। सो पेरिकार्प इज व्हाट? पेरिकार्प इज ओवेरियन वॉल।
अब सब कुछ हो गया, यहां पर एक स्ट्रक्चर बच गया है और वो है ये न्यूसेलस, दिस न्यूसेलस। इसका क्या होगा, इसकी बात नहीं की अभी तक अपन ने। स्टूडेंट्स, न्यूसेलस क्या था? हमें पता है कि ओव्यूल का मेन पार्ट, मेन फीमेल गैमेटोफाइट जो बनाएगा वो क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस का ही एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बना था, जिसमें फिर 3 बार पहले मियोसिस हुआ था, मेगास्पोर्स बने थे 4, जिनमें से 3 डिजेनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल रहा था, फिर उसमें 3 बार माइटोसिस हुआ था, उससे ये 8 सेल्स बने थे सारे, ये हमने पढ़ा था, 8 न्यूक्लियाई एंड देन 7 सेल्स। तो बाकी सेल्स का क्या काम था न्यूसेलस के? हमने पढ़ा था कि वो इस जो मेगास्पोर मदर सेल जो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन देता है। ज्यादातर केसेस में वो जितना भी न्यूट्रिटिव जो भी है न्यूसेलस का पोर्शन, वो यूज्ड अप हो जाता है, वो डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, सो न्यूसेलस के बारे में मैं यहां अलग से लिख देती हूं, न्यूसेलस ऐसा लिखते हैं, इसकी किस्मत के बारे में लिखते हैं, फेट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का क्या होगा? 2 फेट है, नॉर्मली गेट्स यूज्ड अप। नॉर्मली जब तक सीड बनेगी न्यूसेलस पूरा खत्म हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन दे रहा है, राइट? सो यूज्ड अप। लेकिन कुछ सीड्स में न्यूसेलस सीड बनने के बाद भी कुछ पार्ट उसका बचा रहता है, परसिस्ट्स। सो या तो उसकी किस्मत यह है कि नॉर्मली तो पूरा खत्म हो जाता है, वो यूज्ड अप हो जाता है, लेकिन कभी कभी इट मे persist even after seed formation। सीड बन गई है स्टूडेंट, सीड बनने का मतलब ही है कि एम्ब्रियो पूरा मैच्योर हो चुका है, उसको तो एम्ब्रियो को तो एक्चुअली एंडोस्पर्म से अब मेन न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट फिर भी न्यूसेलस जो है वो कुछ बचा रहता है थोड़ा सा। अगर ऐसी सीड है जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट है तो उसे पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। सो सच सीड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इज नोन एज, इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड, राइट? पेरिस्पर्मिक सीड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इसके 2 एग्जाम्पल्स हमें रटे होने चाहिए पेरिस्पर्मिक सीड के। एक तो जो हम काली मिर्च खाते हैं वो, दैट इज ब्लैक पेपर, और एक बीट रूट जो चुकंदर होता है। दोनों याद रखना बहुत सिंपल है, दोनों ही बी से हैं, बी। सो बीट रूट एंड ब्लैक पेपर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड? जिसका न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है। सो परसिस्टेंट न्यूसेलस इन अ सीड is known as, that seed is known as perispermic seed। तो ये हमने सारे इवेंट्स देखे। आप चाहो तो इसको एक टेबल फॉर्म में बना सकते हो, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट, फाइनली इनटू एम्ब्रियो। PEN, PEC, एंडोस्पर्म। एंटीपोडल्स विल डीजेनरेट, सिनर्जिड्स विल डीजेनरेट। न्यूसेलस generally used up but may persist, then it is known as perispermic seed, black pepper and beetroot। Then inner integument will form inner seed coat, that is tegmen। Outer integument will form outer seed coat, that is testa। Ovule will get converted into seed। Micropyle is the micropyle of seed, hilum is the hilum of seed, funiculus is the stalk of seed, may persist but generally degenerates। पूरी की पूरी ovary will get converted into fruit and ovarian wall will get converted into fruit wall। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और क्वेश्चन आएगा कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का क्या होगा, हालांकि वो फर्टिलाइजेशन के पहले की बात है। दैट डीजेनरेट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। याद है आपको, जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट होता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो जाता है। उसका काम ही है पोलन ट्यूब की ग्रोथ करना, जो कि अब रिक्वायर्ड नहीं है। सो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट करता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसमें हमने उसे नहीं बनाया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अब स्टूडेंट्स, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। जब थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाता है, थोड़ा खाना बन जाता है, तब जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, ताकि 100% उसको खाना मिले।
लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहे हैं, टू डिवाइड योर टाइम प्रॉपरली। हम पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। बट याद रखिएगा, होता पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, फिर एम्ब्रियो का स्टार्ट होता है। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए हम बायो में जेनेसिस वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये तो बड़ा सिंपल है, इन एंजियोस्पर्म्स नहीं, इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, इसीलिए आपके कोर्स में ये सेपरेटली दिए हुए हैं, इन डाइकॉट्स। दिस वी आर गोइंग टू रीड इन टुडेज क्लास। मोनोकॉट्स में डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? इट इज, बताइए मेरे साथ, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, कौन बना रहा है एम्ब्रियो? जाइगोट। कैसा जाइगोट? डिप्लॉइड जाइगोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार हम देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह का, आई विल टीच यू इन द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर एपोमिक्सिस, जहां हम पढ़ेंगे एग से हैप्लॉइड एम्ब्रियो भी बन जाता है। जैसे पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा है ना हमने एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में। सो यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट, 2n जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो फ्रॉम अ डिप्लॉइड जाइगोट। नाउ ये जो एम्ब्रियोनी है या एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनके फादर कौन है? सो दीज आर सम डायरेक्ट क्वेश्चंस, दो पढ़ने हमें। फादर ऑफ, जनरली अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यानी वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर अलग होगा। और अगर क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो आंसर अलग होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी लिखा है, तो हम फर्स्ट वाला केस ही मानेंगे, वर्ल्ड लेवल वाला। लेट्स सी, ये है डॉक्टर CF वोल्फ। CF, ये आप ना भी याद रखिए तो वोल्फ याद रख लेना, FF वोल्फ। और फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी बहुत पूछा जाता है, डॉक्टर P माहेश्वरी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म्स। एनीवेज, डॉक्टर P माहेश्वरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, वो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कहां पर होगा। अगर हम इस ओवरी की बात करें, इस ओव्यूल की बात करें, तो ये चैलेजा एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। तो यहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, बताइए। बहुत सिंपल है, जहां पर जाइगोट है वहीं तो होगा। जाइगोट कहां होगा? जहां एग होगा। एग कहां पर है? एग अपैरेटस में। वो कहां पर होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। तो एम्ब्रियो किस तरफ डेवलप कर रहा है? माइक्रोपाइलर रीजन में या माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि वहीं पर जाइगोट प्रेजेंट है, वहीं से पोलन ट्यूब एंटर हुई थी, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, occurs at which end? Chaliceal end or micropilar end? It occurs at micropilar end where zygote is present. वहीं zygote बना है, where zygote is present. Very very important. Now सेकेंड क्वेश्चन होता है कि पहले क्या होता है? पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, थोड़ा सा, कम से कम एक लेवल का। उसके बाद जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होते हैं, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सो जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। और ये भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है।
राइट, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसा क्यों, ये क्या है, ये एक अडेप्टेशन है ताकि एम्ब्रियो को 100% गारंटेड फूड मिले ही मिले, नरिशमेंट मिले। सो दिस इज एन अडेप्टेशन, ये नेचर ने ऐसा किया है। एंडोस्पर्म तो बनी नहीं, जाइगोट ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, वो एम्ब्रियो को बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, किसी कारण से एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हुई, तो एम्ब्रियो भी मर गया, वो सारी एनर्जी भी वेस्ट हो गई। सो दिस इज एन अडेप्टेशन फॉर assured 100% for assured nutrition to embryo या टू डेवलपिंग एम्ब्रियो लिख देते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो को 100% न्यूट्रिशन मिले तो डिवीजन ही तब शुरू होते हैं जब कम से कम कुछ अमाउंट में वो खाना एंडोस्पर्म तैयार है। हम पढ़ेंगे पहले डाइकॉट्स में, फिर हम समझेंगे मोनोकॉट्स में। ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस डाउन, देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कैसे ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं डाइकॉट्स की। मोनोकॉट्स में इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट स्टोरी। एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं, राइट? एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं आप, बात वही है ना। हम कोशिश करते हैं इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने की। सबसे पहले क्या बना हुआ है अभी हमारे पास, कहां से एम्ब्रियोजेनी स्टार्ट होगी, यहां लिख देती हूं मैं। एम्ब्रियोजेनी या जेनेसिस एक ही बात है इन डाइकॉट्स। कहानी स्टार्ट होगी जाइगोट से, जो इनकी शादी हो गई, उसके बाद ही तो फिर प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी, और अब ये राजा रानी बन के इनका राजकुमार आएगा। सो जाइगोट से स्टोरी शुरू करते हैं। यहां बना देती हूं मैं, ये रहा जाइगोट। फीमेल और मेल गैमीट के फ्यूजन से बना है। सो दिस इज अ डिप्लॉइड जाइगोट, 2n। इसे ही ऊस्पोर कहते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऊस्पोर का मतलब है अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, ये थोड़ा सा ग्रो करता है, और एक स्पोर मतलब के चारों तरफ रेजिस्टेंट वॉल बना लेता है ताकि फेवरेबल कंडीशन आने पे फिर एम्ब्रियो बन जाए। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि जाइगोट या ऊस्पोर एक ही बात है। कई बुक्स में लिखा रहता है कई जगह पर कि जाइगोट ही नरिशमेंट लेता है, और ऑफ कोर्स कहाँ से लेगा, एंडोस्पर्म से, और फिर ये ग्रो कर जाता है, तो इसको ऊस्पोर बोलते हैं। एक ही बात है, जाइगोट ऊस्पोर हमारे लिए एक ही बात है। और ये क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन है, मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बना है। अब सबसे पहले जाइगोट में पहला, अब इसमें सब माइटोसिस होने हैं क्योंकि ये डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो भी हमें डिप्लॉइड चाहिए, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बनाना है, तो माइटोसिस ही होगा नेचुरली। मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, तो ये याद रखना बहुत सिंपल है। इसमें ट्रांसवर्स माइटोसिस होता है, और वो भी एसिमेट्रिकल, मतलब दो इक्वल साइज के डॉटर सेल नहीं बनते, एक बड़ा बनता है एक छोटा बनता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाइगोट विल अंडरगो एसिमेट्रिकल ट्रांसवर्स, एसिमेट्रिकल ताकि दो अनइक्वल साइज के बनेंगे, ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। इससे क्या स्टोरी बनेगी, दो सेल्स बनेंगे अनइक्वल साइज के। देखिए कैसे, ये जाइगोट है, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं मैं, एक ये छोटा सेल बना ऊपर वाला, और एक ये बड़ा सेल बना, ठीक है, एसिमेट्रिकल। ये जो दो सेल्स हैं, इनमें से जो छोटा वाला सेल है ऊपर वाला, अच्छा अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चेलाइजा और माइक्रोपाइल को लेबल करना। ये जाइगोट किस तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है, तो ये नीचे वाला हिस्सा माइक्रोपाइल है और ऊपर वाला चेलाइजल एंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया चैलिजल एंड, और ये इधर हो जाएगा माइक्रोपाइल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो जो ऊपर वाला सेल है वो ऊपर है, ऊपर के एंड पर है, तो इसे या तो हम टर्मिनल सेल कहते हैं या
टॉप पर है, टॉप चोटी पर है, चोटी को हम अपेक्स कहते हैं, तो इसे हम एपाइकल सेल भी कहते हैं, या इसी से एम्ब्रियो बनने वाला है तो इसे हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, राइट। और क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर है, इट इज टुवर्ड्स चैलिजल एंड या टुवर्ड्स एंटीपोडल, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि चैलिजल एंड की तरफ क्या है, एंटीपोडल्स हैं, भले वो डिजेनरेट हो गए हैं वो अलग बात है, राइट। सो इट इज टुवर्ड्स चैलिजल एंड और एंटीपोडल्स, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये स्मॉलर है, दिस इज द स्मॉलर सेल, और जो नीचे वाला, ये नीचे है, बेस पर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बेसल सेल। और ये सस्पेंसर बनाएगा, क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं, सो इसे सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। ये बड़ा है, सो दिस इज लार्जर, दोनों में से ये भी क्वेश्चन है, और ये है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये दो सेल्स बन गए, एक बड़ा एक छोटा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब क्या होगा, अब ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, मैं काम करती हूं, मैं इनको अलग कलर से बना लेती हूं ऐसा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसे हम पिंक से बना देते हैं, पिंक ही इसका न्यूक्लियस कर देते हैं, और ये ऊपर येलो से है बेसल सेल, सॉरी टर्मिनल सेल। नाउ व्हाट विल हैपन, अब सारे डिवीजन साइमल्टेनियस चल रहे हैं, लेकिन हम एक एक करके समझने के लिए पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं इस बेसल सेल में क्या क्या होगा, फिर हम देखेंगे टर्मिनल सेल कैसे एम्ब्रियो बनाएगा, बट ये सब डिवीजन साइमल्टेनियस है। सो लेट मी राइट हियर, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूं साइमल्टेनियस divisions, of course mitotic divisions in both cells। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेल्स में स्टूडेंट्स एक साथ ही डिविजन्स हो रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, हम पढ़ने के लिए पहले बेसल सेल समझते हैं इसमें क्या होगा। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से बना रही हूं, सेम स्ट्रक्चर को एक बार फिर बना रही हूं। ये है टर्मिनल सेल, और ये बड़ा, थोड़ा बड़ा बेसल सेल, लाइक दिस। नाउ बेसल सेल में माइटोटिक डिविजन्स होंगे ट्रांसवर्स ही, और बहुत सारे होंगे, तो करीब 6 से 10 सेल्स बन जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इस बेसल सेल की बात कर रहे हैं, बेसल सेल, इसे ही सस्पेंसर सेल कहते हैं। इसमें क्या हुए, मैनी ट्रांसवर्स डिविजन्स, सब माइटोसिस है डिविजन्स, और उससे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर। सस्पेंसर कैसा होता है, 6 से 10 सेल लंबा, 6 to 10 सेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं, हम इसे पिंक से ही बनाते हैं। अब इसमें डिविजन्स हुए तो ये ऐसा कंडीशन होगी, 1 सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना देती हूँ मैं, 6 to 10 है, राइट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज सस्पेंसर, तभी हमने इस बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी कहा था। अब क्या होगा, इस सस्पेंसर सेल का जो सबसे आखिरी का सेल है, फर्स्ट सेल कहें हम, फर्स्ट सेल कहां से, ये माइक्रोपाइल है हर जगह, ये चैलिजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, तो जो माइक्रोपाइलर एंड वाला फर्स्ट सेल है, अगर आप चैलिजल एंड से बात करोगे तो ये लास्ट सेल हो गया, माइक्रोपाइल से बात करोगे तो ये फर्स्ट सेल हो गया। ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल है ये बड़ा हो जाता है, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सिर्फ सस्पेंसर की कहानी चल रही है अभी। सो नाउ सस्पेंसर सेल एट माइक्रोपाइल
एनलार्जेस, और जब ये एनलार्ज होगा तो इससे फॉर्म होगा एक बड़ा सा सेल जिसे कहते हैं हॉस्ट्रियल सेल। अभी इसका फंक्शन समझ में आएगा तो आपको बहुत मजे आएंगे। तो अब स्टोरी कैसी हो गई है, ये 1 2 हमने 7 बनाए थे ना, तो ये 6 तो नॉर्मल बना दिए मैंने ट्रांसवर्स माइटोसिस से, बट एक बड़ा हो गया ऐसा, ये लाइक दिस। This is the hostile cell, right? This is the hostile cell. Now, ये जो सस्पेंसर है इसका क्या काम है? देखिए इसके ऊपर क्या है, टर्मिनल सेल है, वो टर्मिनल सेल एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करिए, और चारों तरफ क्या बन रही है, ऊपर एंडोस्पर्म बन रही है, क्योंकि क्या स्टोरी हुई थी, जैसे ये एम्ब्रियो सैक था, यहां पर ये जाइगोट बना है, यहां पर ये PEN और फिर ये सेंट्रल सेल है पूरा जो एंडोस्पर्म बनाएगा, यहां ये देखो ये तो एम्ब्रियो बनेगा, ये नीचे माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर बन रहा है और ये सारी एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो सस्पेंसर क्या करता है, सस्पेंसर सस्पेंड करना, सस्पेंड मतलब किसी चीज को लटकाना, किसको लटका रहा है, ये एम्ब्रियो को लटका रहा है, इसको धक्का देगा ये एंडोस्पर्म की तरफ ताकि इस एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके, राइट। तो अब मैं यहां पर लिखती हूं, यहां पर मैं लिख देती हूं दैट role of suspensor is what? Let us write. It pushes developing embryo towards endosperm for nourishment. Clear? तो इस फिगर से समझ में आ गया कैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब इसको हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हॉस्ट्रियल सेल क्या है या हॉस्ट्रिया क्या है, सस्पेंसर तो पूरा 6 से 10 सेल का जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बना है, बेसल सेल में ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन से, उसी का जो माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल है वही हॉस्ट्रिया बन गया। काम वही है, न्यूट्रिशन देना कुल मिला के सबको। यहां से बड़ा हो गया है, प्रेशर पड़ेगा, ये और धक्का देगा एंडोस्पर्म में ताकि अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिले, जो एम्ब्रियो है। इसी का जो पहला सेल है सस्पेंसर का, पहला या आखिरी, पहला कहां से है, चैलेजल एंड की तरफ से, आखिरी कहां से, माइक्रोपाइलर। तो कई बुक्स में इसको पहला सेल और इसको आखिरी सेल मानते हैं, सारी स्टोरी माइक्रोपाइल से पढ़ते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। माइक्रोपाइल एंड वाला हॉस्ट्रिया है और ये वाला जो सेल है इसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या मतलब है हाइपोफाइसिस, क्या है, सस्पेंसर सेल टुवर्ड्स चैलाइजा या चैलेजल एंड, एक ही बात है। या हम ये भी बोल सकते हैं इसके बाद सीधे क्या आ जाएगा, ट्रांसवर्स सेल जो एम्ब्रियो बना रहा है, पहले प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज क्लोज टू प्रो एम्ब्रियो। अभी हम देखते हैं, राइट उस वाले सेल को कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या फंक्शन है अभी समझ आ जाएगा। अब दूसरी तरफ कहानी क्या चल रही है, साइमल्टेनियस हो रहा है। ये है हमारा टर्मिनल सेल या अपाइकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल जो चैलाइजल एंड की तरफ बन रहा है। सो लेट अस राइट दिस इज, सपोज मैं लिखती हूं टर्मिनल सेल। इस टर्मिनल सेल में पहले एक लॉन्गिट्यूडिनल माइटोसिस होगा, एक और लॉन्गिट्यूडिनल माइटोसिस होगा उसके 90 डिग्री पे, और फिर एक ट्रांसवर्स माइटोसिस होगा। तो एक माइटोसिस से 2 सेल बने, एक और माइटोसिस से 2 और यानी 4 सेल बने, और एक ट्रांसवर्स से 8 सेल बने। क्लियर? हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो। पहले 2 माइटोटिक, 2 लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल भी लिख सकते हो आप, माइटोसिस। कैसी कंडीशन बनेगी, इसके ऊपर बना रहे हैं येलो कलर से, 4 सेल्स बन गए हैं, 4 लाइक दिस। पहले 2 बनेगा फिर 4 बनेगा, इसे कहते हैं, ये 4 सेल्स हैं तो क्वाड्रेंट कह सकते हैं, क्वाड्रा मतलब 4, क्वाड्रेंट, और इसे प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं। अभी यही आगे एम्ब्रियो बनेगा। सो दिस इज व्हाट
दिस इज प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। तो प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट कैसे बना है? टर्मिनल सेल में 2 वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल माइटोसिस से। अब इसमें होगा ट्रांसवर्स माइटोसिस इस क्वाड्रेंट में। सो 1 ट्रांसवर्स माइटोसिस। कितने सेल्स बनेंगे? 8 सेल्स बनेंगे। कैसे बनेगा? ये बन गया, राइट? ये बन गया 8 सेल्स। ये जो 8 सेल्स हैं ये 2 टायर्स में अरेंज होते हैं। इसका मतलब समझिएगा कैसे बनेंगे 8 सेल्स। ये 4 थे और इन 4 में डिवीजन हुआ तो 4 और बन गए। ठीक है, तो टोटल कितने बने? 8 बने। मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली बना देती हूं, रुकिए। ये देखिए, ये ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 8 है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑक्टांट। ये बना हमारा प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। अब मैं यहां पर लिखती हूं दैट जो टर्मिनल सेल है, एक्चुअली क्या स्टोरी हुई अभी तक, जो टर्मिनल सेल है उसमें 2 लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल, एक ही बात है, 2 लॉन्गिट्यूडिनल प्लस 1 ट्रांसवर्स, टोटल 3 माइटोसिस हुए हैं। माइटोटिक या माइटोसिस के बाद में बना है जाकर प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट, राइट? तो ये क्वेश्चन आता है, टर्मिनल सेल में 2 वर्टिकल एंड 1 ट्रांसवर्स माइटोसिस के बाद में ये बना है। अब यहां पर जो ऑक्टांट है, इट इज अरेंज्ड इन 2 टायर्स, राइट? सो लेट मी राइट हियर, दिस ऑक्टांट इज अरेंज्ड इन 2 टायर्स। कैसे समझिएगा, मैं सेम डायग्राम को क्लैरिटी के लिए वापस से नीचे बना रही हूं, ठीक है? समझिएगा। पहले ऑक्टांट पे फोकस करते हैं। ये है ऑक्टांट, ये 4 सेल्स, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. This is pro embryo octant. 2 टायर्स हैं, देखो, एक तो ये 4 सेल्स हो गए और एक ये वाले 4 सेल्स हो गए। तो ये जो ऊपर वाला है 4 सेल्स, अपर टायर जो है, इसे कहते हैं एपीबेसल टायर, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ बनाते हैं, हमारा स्पेस वेस्ट नहीं होगा। ये जो 4 है, दिस इज अपर या एपीबेसल। एपी का मतलब ही होता है ऊपर, सो दिस इज एपीबेसल टायर। ये क्या है? 4 अपर सेल्स ऑफ प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। और जो नीचे वाले ये 4 हैं, इन्हें क्या बोल दोगे? एक अगर एपीबेसल कह रहे हो आप, तो एक क्या कहोगे? हाइपोबेसल। सो दिस इज हाइपो का मतलब नीचे वाले, हाइपोबेसल टायर। ये क्या है? ये 4 लोअर सेल्स ऑफ ऑक्टांट। तो ऑक्टांट स्टेज में ये इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है? अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये सब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट किस सेल से डेवलप होता है, हमें ये स्टडी करना है, इसीलिए हम इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो नाउ व्हाट इज द स्टोरी? अब हमारे पास प्रो एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज में है नाउ, और नीचे सस्पेंसर है। सस्पेंसर भी मैं एक बार बना देती हूँ। हमने 6 सेल्स तो नॉर्मल बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, और एक 7 वाला बड़ा हो गया था, हॉस्ट्रा।
सो दिस इज द हॉस्ट्रा या हॉस्ट्रियल सेल, पूरा का पूरा ये सस्पेंसर है, और इस सस्पेंसर में जो पहला सेल था इसे हमने क्या नाम दिया था, यहां देखिए हाइपोफाइसिस, जो हाइपोबेसल टायर के नीचे सस्पेंसर सेल है, हाइपोफाइसिस। क्लियर? नाउ ये जो एपीबेसल 4 सेल्स हैं, इनमें फिर बहुत सारे और डिविजन्स होंगे, ये बनाएंगे आगे जाकर प्लिम्यूल, जो शूट टिप शूट बनाएगा, और 2 कॉटिलिडन्स, क्योंकि हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एपीबेसल जो टायर है वहां से क्या क्या बनेगा, प्लिम्यूल एंड 2 कॉटिलिडॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। These will be formed by एपीबेसल टायर, इन 4 ऊपर वाले सेल से। जो ये नीचे वाला सेल है ये मोस्ट ऑफ द रेडिकल बनाएगा और एक हाइपोकोटाइल बनाएगा। हम देखेंगे कॉटिलिडन के नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट। सो दिस विल फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड मोस्ट ऑफ रेडिकल, और रेडिकल से फिर आगे जाके रूट बनेगी, मोस्ट ऑफ इट। क्लियर? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन मैं वापस बार बार बोल रही हूं, ये हाइपोबेसल टायर से बनते हैं। तो ये सब कुछ इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट से ओवरऑल बन गया। और ये जो हाइपोफाइसिस है, सस्पेंसर का ये सबसे ऊपर वाला सेल या चैलेजल एंड वाला सेल या प्रो एम्ब्रियो के बगल वाला सेल, यहां से रूट की टिप, रूट कैप वो बनता है। सो दिस विल फॉर्म रूट टिप कैप। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लिटिल पार्ट ऑफ रूट कॉर्टेक्स भी बनाता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स। तो नीट के लेवल पे तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आप लिख लेना लिटिल रूट कॉर्टेक्स ऑल्सो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। एक्चुअली क्या होता है, ये हाइपोफाइसिस में भी 2 बार डिविजन्स होते हैं, तो 4 सेल बनते हैं, उनमें से 2 सेल तो टिप बनाते हैं, रूट कैप बनाते हैं, जो यहां पर ये जो रूट बनेगी इससे उसको प्रोटेक्ट करेंगी, और कुछ थोड़ा सा रूट कॉर्टेक्स का पार्ट भी बनाते हैं। ये सब फ्यूचर में बनाने वाले हैं, अभी तो इनमें डिविजन्स जारी हैं। अब क्या स्टोरी होगी इसके बाद में, नाउ अब इस सस्पेंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो छोटे होते जाएंगे बाकी सेल्स, क्योंकि ये लगातार पुश करते जा रहे हैं एंडोस्पर्म में। जब प्रॉपर पुश हो जाएगा तो ये बिल्कुल छोटे रह जाते हैं। तो अब जब हम एम्ब्रियो बनाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा और ये हिस्सा छोटा होता जाएगा। अब यहां पर पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, पेरीफेरी माइटोटिक डिविजन्स ही हैं, जिससे कि बहुत सारी लेयर्स बन जाएं। सो नाउ इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट में होगा पेरिक्लाइनल डिविजन्स। सो पेरिक्लाइनल divisions in proembryo, of course octant। कैसी सिचुएशन बनेगी, आइए बनाते हैं। So, अब हम एक काम करते हैं, हम इसे हटा देते हैं, राइट, रोल ऑफ सस्पेंसर को, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो इसको हटा देते हैं। किस तरह से दिखेगा अब हमें ये, सस्पेंसर छोटा हो जाएगा, एम्ब्रियो बड़ा होगा। येलो से ही बना रहे हैं, ये बना दिया, और बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, पेरिक्लाइनल डिविजन्स हो रहे हैं इस तरह से, और भी सेल्स बन जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, इसमें और प्लस ऑफ कोर्स सस्पेंसर तो है ही, ये हाइपोफाइसिस है, ये सस्पेंसर है, ये हॉस्ट्रिया है। नाउ ये जो बना है पेरिक्लाइनल डिविजन्स के बाद में, इसमें 3 मेन टिश्यू बनने वाले हैं। ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसे हम कहते हैं डर्मैटोजन, और नाम से समझ में आ रहा है, जेन मतलब जेनेसिस बनाना, और डर्मा मतलब स्किन, ये क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। सो डर्मैटोजेन, सो लेट मी राइट हियर, इट फॉर्म्स एपिडर्मिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे बनती है, डर्मैटोजेन, सबसे बाहर की ये वाली जो लेयर है। इसमें 2 तरह के और टिश्यूज बन गए हैं, ये है
ग्राउंड मेरिस्टेम, और ग्राउंड मेरिस्टेम आप जानते हो आगे जाकर कॉर्टेक्स बनाएगा और पिथ बनाएगा। सो इट फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये सब 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो एक डर्मेटोजन बनी लेयर, एक ग्राउंड मेरिस्टेम बना, और यहां पे अंदर की तरफ जो है बनेंगे प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम से क्या बनेगा? कैम्बियम, यानी जाइलम, फ्लोयम, राइट। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म जाइलम एंड फ्लोयम, राइट। नाउ ये तो है ही, हाइपोफाइसिस है ये, दिस इज हाइपोफाइसिस एंड दिस इज द सस्पेंसर विद द हॉस्ट्रियल सेल। इस स्टेज पे अगर आप एम्ब्रियो को देखो, सिर्फ एम्ब्रियो की बात करें, सस्पेंसर छोटा होता जा रहा है, इसका शेप कैसा है? बॉल जैसा, गोल गोल। इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो स्टेज। सो व्हाट इज दिस स्टेज? नाउ आई एम राइटिंग, दिस इज, लेट अस राइट, ये जो स्टेज मैंने बनाई है ये है गोल गोल, यानी ग्लोब जैसा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। नाउ इसमें अब और लगातार डिविजन्स होते जा रहे हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले सेल्स जो हैं वो तो हाइपो कोटाइल और रेडिकल बनाने में लग जाएंगे, ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो प्लिम्यूल और कॉटिलिडन्स बनाने में लग जाएंगे, हाइपोफाइसिस जो है वो रूट कैप, रूट टिप बनाने में लग जाएंगे, लगातार डिवाइड होते रहेंगे। अब क्या होता है कि जो कोटाइल्स, जो कॉटिलिडन्स बनते हैं वो दो बनेंगे दोनों तरफ सींगों जैसे, और उनकी उन वाले सेल्स में डिविजन्स जल्दी होते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है, डिविजन्स जल्दी होते हैं, तो वो ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे बजाय अदर पार्ट्स के। तो क्या होगा, यहाँ एक कॉटिलिडन बन रहा है, यहाँ एक कॉटिलिडन बन रहा है, इनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मतलब मल्टीप्लिकेशन सब फास्ट है, जबकि जो बीच में जो प्लिम्यूल बन रहा है, ऊपर में क्या बन रहा है, बीच में प्लिम्यूल, दोनों तरफ कॉटिलिडन्स, तो क्या होगा, प्लिम्यूल तो छोटा रह जाएगा और कॉटिलिडन्स ऐसे निकल जाएंगे, क्लियर। और नीचे तो ऑफ कोर्स रेडिकल वगैरह बन ही रहा है। तो कैसी स्टोरी होगी अब इसके बाद में, लगातार डिविजन्स हो रहे हैं बट मोर इन द कॉटिलिडन पार्ट। तो अब यही एम्ब्रियो हमें कैसा दिखने लग जाएगा, समझिएगा, ऐसा, राइट। ये सब सेल्स हैं, अब मैं डिटेल नहीं बना रही हूं इसकी, ये सारे सेल्स हैं अलग अलग, नीचे डेवलप हो रहे हैं हाइपोकोटाइल, रेडिकल, राइट। ये सस्पेंसर छोटा सा हो गया है, इससे रूट टिप डेवलप हो रही है, तो इसको भी थोड़ा सा भर देते हैं इस तरह से, ये रूट टिप में लगा हुआ है बेचारा बनाने में। ये सब रेडिकल हाइपोकोटाइल बना रहे हैं, ऊपर ये प्लिम्यूल बन रहा है बीच में, लेकिन कॉटिलिडन्स देखो पेरी पेरी में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो अब शेप गोल नहीं रहेगा भाई। अगर कोई गोल चीज है और आप उसको दो तरफ से खींचो तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसे शेप तो हो जाएगा, बीच में गड्ढा सा हो जाएगा और साइड में थोड़ा उभार हो जाएगा। तो ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है हमारे दिल की तरह। तो एम्ब्रियो पहले ग्लोब्यूलर शेप का होता है, लेकिन कॉटिलिडन्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ के कारण से अब यही एम्ब्रियो कैसा बन गया, हार्ट शेप। तो ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आती है हार्ट स्टेज। सो दिस इज द हार्ट शेप्ड embryo, right, because of difference in the growth of cotyledons and the other parts, उसके कारण से ये ऐसा बना है, right। अब क्या होगा, cotyledons और ग्रो करेंगे, right, तो ये और ग्रो करेगा, ये और धंसता जाएगा। सो नेक्स्ट कंडीशन कैसी बन जाएगी, देखें इस तरह से, कॉटिलिडन्स देखो कितने सारा ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और ये इधर पे ये प्लिम्यूल होगा और नीचे रेडिकल, हाइपोकोटाइल, वो सब कुछ बन रहा है। ये सारे सेल्स हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं, राइट। और ऑफ कोर्स नीचे सस्पेंसर है, ये तो रूट टिप बन रही है, इधर सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं, और सस्पेंसर तो बेचारा बिल्कुल छोटा सा हो गया है, ये इसका हॉस्ट्रियल सेल है।
ये कैसा है? हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े की नाल ऐसे ही तो होती है जिसपे पैर रख के चढ़ते हैं इस तरह से डीप, ये वो बन गया है स्ट्रक्चर। सो लेट मी इरेज दिस, इसे कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, दिस इज हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या बनी थी हमारी? ये क्या है? 2 सेल स्टेज, राइट। इसके बाद में क्या बना? यहां देखिए क्वाड्रेंट, 2 सेल के बाद में क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट के बाद में ऑक्टांट बना, ऑक्टांट के बाद में ग्लोब्यूलर बना, ग्लोब्यूलर के बाद में हार्ट शेप बना, और हार्ट शेप के बाद में हॉर्स शू शेप बना, और हॉर्स शू शेप के बाद में अब फाइनली ये बनाएगा मैच्योर एम्ब्रियो। कई जगह पे पहले टॉर्पेडो शेप आता है फिर मैच्योर आता है, कई जगह पे मैच्योर को ही टॉर्पेडो लिखते हैं। एक्चुअली मैच्योर एम्ब्रियो और टॉर्पेडो ऑलमोस्ट सेम शेप होता है, आप बीच में एक स्टेज बना भी सकते हो या मैच्योर को ही टॉर्पेडो लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग ऑलमोस्ट। ऑलराइट, तो जस्ट नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। So now students, it will assume a typical mature embryo shape, and what is that? So अब हम आगे बनाते हैं। Finally it will be converted into typical or mature या torpedo embryo। और ये किसका एम्ब्रियो है? डाइकॉट का। मोनोकॉट्स का डिफरेंट होता है शेप, तो मैं डाइकॉट लिख देती हूं। कैसा दिखेगा ये लगातार ग्रो कर रहे हैं कॉटिलिडन्स, और इनको जगह चाहिए ग्रो करने के लिए। चारों तरफ एंडोस्पर्म है जिससे इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और धीरे धीरे वो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो रहा है। इसीलिए कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है जब तक सीड बनती है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म रह जाती है। 2 तरह की सीड्स होती हैं, बाद में पढ़ेंगे। इसको जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो क्या होगा? ये कॉटिलिडन्स अब थोड़े से ऐसे झुक जाएंगे, लेटरल साइड में आ जाएंगे, बेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो चेलाइजा वगैरह है, ऊपर तो ये ज्यादा फैल नहीं सकते हैं, तो ये साइड में एक तरफ झूल जाते हैं। जैसे पेड़ में होता है ना, पेड़ बहुत ग्रो करता है तो उसकी डालियां ऐसे झूल जाती है, वैसा कुछ हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा एक टिपिकल डाइकॉट मैच्योर एम्ब्रियो का? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये एक कॉटिलिडन है, झूल गया है, ये बीच में प्लिम्यूल है, ये एक और कॉटिलिडन है लाइक दिस। सो दीज आर द 2 कॉटिलिडन्स। ग्रोथ के कारण स्पेस चाहिए इन्हें, तो ये इस तरह से लटक गए हैं। ये जो पार्ट है ये, दिस इज द प्लिम्यूल जो शूट बनाएगा आगे जाके। ये जो नीचे पार्ट है दिस इज रेडिकल जो रूट बनाएगा, और रेडिकल ये रूट कैप है, रूट कैप या रूट टिप। ये क्या है? ये वो जो हाइपोफाइसिस से बन रहा है, यहां देखिए ये कॉटिलिडन्स लटक गए, यहां प्लिम्यूल बन रहा है, ये वाला पोर्शन रेडिकल और हाइपोकोटाइल बना रहा है, अभी हम लेबल करेंगे, और यहां पे रूट कैप बन रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, हाइपो मतलब बिलो, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन। अगर हम इसे सीधा कर दें, यहां देखिए वापस से हम इसे सीधा कर दें, ये 2 कॉटिलिडन्स है, सपोज करो इतना प्लिम्यूल है, ये रेडिकल है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है जो कॉटिलिडन्स के नीचे है उसे कहते हैं, जहां भी दोनों कॉटिलिडन्स अटैच है, जिसे कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। तो कॉटिलिडन के नीचे जो पार्ट होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, कॉटिलिडन के ऊपर जो पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। राइट, इस तरह के डायग्राम में हमें हाइपोकोटाइल ही दिख रहा है। अगर मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, अगर आप एक सीड को, बीज को लें और उसके सीड कोट वोट हटा दें तो हमें कैसा दिखता है वो? जैसे ये 2 कॉटिलिडन्स हैं, राइट, ये एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस तरह से। जहां पर ये अटैच्ड है, ये जो पोर्शन है जहां पे कॉटिलिडन्स अटैच्ड है, इसे कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। थोड़ा सा और इसको ठीक से बनाते हैं।
जैसे ये एक कॉटिलिडन है, ये एक और कॉटिलिडन है, राइट। ये एम्ब्रियो बन रहा है बीच में, प्लूम्यूल वगैरह सब अभी हम बनाएंगे। ये जो पॉइंट है जहां पर ये कॉटिलिडन्स अटैच होते हैं, इसे तो कहते हैं कॉटिलिडिनरी नोड, जहां पे दोनों कॉटिलिडन्स अटैच होंगे, राइट। दीज आर द कॉटिलिडन्स। ये जो टिप है ये रेडिकल है, ये जो है ये प्लूम्यूल है जिससे शूट बनेगा। ये जो पोर्शन है कॉटिलिडन के ऊपर, ये पूरा पिंक से बना देते हैं, ये एक्चुअली एपिकोटाइल है। और एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट कर रहा है? प्लूम्यूल में एंड कर रहा है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो टिश्यू है, ये सारा कॉटिलिडन्स के नीचे, दिस इज हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल किस में एंड कर रहा है? रेडिकल में। तो हाइपोकोटाइल और रेडिकल, तो वो चार नीचे वाले जो हाइपोबेसल के सेल्स थे, टायर था, वो बनाएंगे। और एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन्स, ये सब कुछ वो ऊपर वाले बनाएंगे। और इस रूट की ये जो कैप है या टिप है, दिस इज द रूट कैप, ये वो हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर का ऊपर वाला जो सेल है वो बनाता है। इस तरह से एक टिपिकल सीड के अंदर हमें दिखता है। इस डायग्राम में हमें हालांकि एपिकोटाइल नहीं दिख रहा है। तो ये जो है, ये तो एम्ब्रियो की एक्सिस है और इस पर लगे हुए हैं दो कॉटिलिडन्स। यहां पर बात करोगे तो ये तो दो कॉटिलिडन्स हैं और ये पूरी एक्सिस है, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, राइट। आप सीधा कर दोगे तो एक्सिस सीधी हो जाएगी, बट वेट के कारण ऐसे झूल जाती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में कितने पार्ट्स होते हैं? लेट अस राइट। सो 2 पार्ट्स इन डाइकॉट एम्ब्रियो। बताइए। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 2 cotyledons and number 2 embryonal axis। एम्ब्रियोनल एक्सिस के फिर 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए यहां पे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल विल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल एंड हाइपोकोटाइल विल एंड और टर्मिनेट इनटू रेडिकल। So what are the 2 parts? Epicotyle and hypocotyle. Clear? Hypocotyle. Now, epicotyle क्या है? It is part of embryonal axis above cotyledons. Cotyledons के attachment के ऊपर, above cotyledons. एंड ये हो जाएगा सेम है, टाइम वेस्ट मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज बिलो कॉटिलिडॉन्स, राइट। नाम से ही समझ आ रहा है, हाइपो का मतलब ही होता है नीचे। नाउ ये किस में टर्मिनेट करेगी? दिस टर्मिनेट्स इन, ऊपर क्या है इसके? शूट की टिप, या जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। दिस एंड्स इन प्लूम्यूल। और शूट टिप, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल और दोनों कॉटिलिडन, सब कुछ वो ऊपर वाले 4 सेल से बन रहे हैं। एंड दिस एंड्स इन रूट टिप और रेडिकल। ये हाइपोकोटाइल और रेडिकल का मेजर पार्ट वो नीचे वाले 4 जो हाइपोबेसल टायर है उससे बन रहा है, और फिर रूट कैप बन जाएगी। सो दिस इज अ टिपिकल मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में हम समझेंगे एक बार समराइज वे में इसका पूरा फॉर्मेशन। प्लीज नोट दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, आइए इन सबको समराइज करते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलना है कि कैसे साइड में से दोनों कॉटिलिडन्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ओवर ग्रोथ कर रहे हैं, जिसके कारण से ग्लोब्यूलर गोल से हार्ट शेप, हॉर्सशू शेप, देन फाइनली टॉर्पेडो शेप, वो साइड में लटक गए हैं, इस तरह का शेप आ गया है। आइए इसको समराइज करते हैं।
समरी ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले जाइगोट, सब डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, अब सारे डिप्लॉइड ही होंगे। जाइगोट से बना 2 सेल स्टेज, ऊपर चेलाइजल एंड की तरफ टर्मिनल सेल, मैं सी लिख देती हूं, और बेसल सेल या सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ। नाउ ये तो जाइगोट की 2 सेल स्टेज है, इसके बाद सस्पेंसर बन जाएगा इस बेसल सेल से, और इस सस्पेंसर के भी 3 पार्ट्स होंगे। एक सबसे ऊपर चैलेजल एंड की तरफ हाइपोफाइसिस टुवर्ड्स चैलेजल एंड, ये बनाएगा रूट कैप। फिर बीच के सेल्स जो नॉर्मल सस्पेंसर सेल्स हैं, और लास्ट में लास्ट वाला माइक्रोपाइल की तरफ जो है एनलार्ज्ड हॉस्ट्रियल सेल, ये पूरा मिलकर सस्पेंसर बनाता है। टोटल 6 to 10 सेल्ड है, राइट। नाउ टर्मिनल सेल में पहला एक माइटोसिस होगा, एक होगा तो 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। प्लीज ध्यान दीजिए, इस 2 सेल और इस 2 सेल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो 2 सेल बने हैं, टर्मिनल और बेसल। यहां पे टर्मिनल सेल में 2 बने, इसको एक और नाम देते हैं, इसे टी शेप्ड एम्ब्रियो भी कहते हैं। 2 सेल के बाद बनेगा एक्चुअली, चलो आप कंफ्यूज हो गए, इसको रहने दीजिए, लेट्स नॉट राइट दिस। सो 2 सेल, एक वर्टिकल माइटोसिस हुआ है, 1 लॉन्गिट्यूडिनल माइटोसिस इन टर्मिनल, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बना। अब अगेन 1 लॉन्गिट्यूडिनल माइटोसिस, सेम टर्मिनल सेल की कहानी चल रही है, बेसल तो खत्म हुई हो गई ये कहानी, तो बना 4 सेल जिसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। इसमें अब होगा ट्रांसवर्स माइटोसिस। सो टोटल 2 लॉन्गिट्यूडिनल और 1 ट्रांसवर्स, 3 माइटोसिस के बाद में बनेगा ऑक्टांट। सो प्रो एम्ब्रियो ऑक्टांट। इसमें 2 टायर्स हैं, एपीबेसल ऊपर वाले जो 4 सेल्स हैं 2 टायर्स, और हाइपोबेसल। पूरी समरी है ये। एपीबेसल से बनेंगे आगे जाकर 2 कॉटिलिडन्स, प्लिम्यूल, ऑफ कोर्स प्लिम्यूल बन रहा है तो एपिकोटाइल भी इसी से बन रहा है, और हाइपोबेसल से बनेंगे हाइपोकोटाइल एंड मोस्ट ऑफ द रेडिकल। नाउ इनमें होंगे पेरिक्लाइनल डिविजन्स, जिससे गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे अब हम कहेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। गोल सा, राइट, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसमें हमें 3 तरह के, एक तो डर्मेटोजन मिलेगा जिससे एपिडर्मिस बनेगी, ग्राउंड मेरिस्टेम रहेगा जिससे कि कॉर्टेक्स और पिथ बनेगा, और प्रोकैम्बियम रहेगा जिससे कि जाइलम फ्लोएम बनेगा। नाउ इसके बाद में ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, इसमें कॉटिलिडन्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, तो अब ये चेंज हो जाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, राइट, हार्ट शेप्ड, और ग्रोथ होती जाएगी तो हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। देखिएगा यहां तक प्रो एम्ब्रियो कह रहे थे 8 सेल स्टेज तक, अब इसको एम्ब्रियो कहने लग गए हैं, सारे टिश्यूज बन गए हैं क्योंकि मेजर। सो दिस इज हॉर्स शू शेप, और इसके बाद बन जाएगा मैच्योर या टॉर्पिडो
एम्ब्रियो। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप सब कुछ इस एक फाइनल फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनाएगी फ्रूट, ओवरी की वॉल बनाएगी पेरिकार्प यानी फ्रूट की वॉल, ओव्यूल बनाएगा सीड, न्यूसिलस अगर परसिस्ट करता है ब्लैक पेपर बीटरूट में तो उसे पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे, वरना यूज्ड अप हो जाएगा। दोनों इंटेग्यूमेंट्स आउटर एंड इनर सीड कोट बनाएंगे, टेगमन एंड टेस्टा। सिनर्जिट्स एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो जाएंगे। एग से बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जिससे डेवलप होगा एम्ब्रियो, और साथ में ट्रिपल फ्यूजन से जो PEN बना है वो PEC बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फाइनली एंडोस्पर्म बनेगी टू नरिश दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमने बात की डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो माइक्रोपाइलर एंड पर होता है क्योंकि उसी तरफ जाइगोट प्रेजेंट है, और हमेशा जाइगोट में डिविजन्स जब थोड़ी सी एंडोस्पर्म बन जाती है तब स्टार्ट होते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक कि जो मोनोगॉट एम्ब्रियो है उसमें क्या थोड़े से डिफरेंसेस हैं, क्यों वो डिफरेंसेस हैं, हम उसका बेसिक समझेंगे, और हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की। ऑल दिस एंड मच मोर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।